Das ist unsere neue। जरा सोचिए, एक देश पर हमला कर दिया गया हो और दुश्मन सैनिक वहाँ की जनता पर बड़ी दरिंदगी से जुल्म कर रहे हों। फिर चाहे कोई प्रेग्नेंट महिला हो या बच्चे, वे किसी को नहीं बख्शते हैं। लेकिन उनके बीच एक शहंशाह रहता हो जिसकी एक गोली दुश्मन के हर जुल्म पर भारी हो। ऐसी फिल्म का नाम है रेड घोस्ट। फिल्म की शुरुआत दिसंबर 1941 में होती है, जब सोवियत यूनियन पर जर्मनी हमला कर चुका होता है। अब एक जर्मन मिलिट्री ट्रक को बर्फीली जगह पर रुकते हुए दिखाया जाता है। पकड़े गए रूसी जोड़े के साथ सैनिक ट्रक से बाहर निकलते हैं। उनके सिर पर एक नकाब होता है और जब उसे हटाया जाता है तो पता चलता है कि उसने हिटलर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। इससे नाजी सैनिकों को ठेस पहुंचती है, लेकिन वह आदमी समझाता है कि वे केवल थिएटर में एक्टर हैं। यह सुनकर सिपाही उनसे एक्टिंग करने को कहते हैं। अब उसकी वाइफ झिझकती है क्योंकि उसे डर होता है कि ये जालिम उन्हें तब भी मार ही देंगे, लेकिन हस्बैंड फिर भी हिटलर की तरह एक्टिंग करने लगता है। हालांकि जर्मन सैनिकों को एक्टिंग बहुत ही घटिया लगती है और वे उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। फिर कमांडर अपने आदमियों को जोड़े को मारने का आदेश देता है। तभी अचानक कहीं से ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे सभी जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। कुछ देर बाद वह स्नाइपर प्रकट होता है जिसने उन्हें मार गिराया था। अब यह पता चलता है कि वह एक नाजी सैनिकों का शिकारी है, जिसे रेड घोस्ट के नाम से जाना जाता है, जो हजारों जर्मन सैनिकों की हत्या के लिए बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इस वजह से दुश्मन उसके सिर पर बड़ा इनाम रखकर उसकी तलाश कर रहे होते हैं। फिर रेड घोस्ट मर चुके सैनिकों के बैज को फाड़ना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम सोवियत सैनिकों के एक ग्रुप को देखते हैं जो अपनी यूनिट से बिछड़ गए होते हैं और भारी बर्फ में अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस ग्रुप में स्क्वाड लीडर डेडी और उनकी टीम मेंबर में पोलिट्रुक, कोस्टिया, मोरियाचोक और वेरा नाम की एक नर्स होती है। इसके साथ ही उनके साथ किया नाम का एक घायल सैनिक भी होता है, जिसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। कुछ ही देर बाद डेडी और कोस्टिया को एक युवा लड़का मिलता है जो ठंड से लगभग मरने वाला होता है। इस लड़के का नाम सिम्पलटन होता है और वह समझाने की कोशिश करता है कि वह भी एक सोवियत सैनिक है। इस पर कोस्टिया उसके कोट की जांच करता है और उसे कोई हथियार या कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। तभी पता चलता है कि कोस्टिया की एक आंख पर चोट का निशान है और वह गूंगा भी है। हालांकि उन्हें सिम्पलटन के जर्मन जासूस होने पर संदेह है, फिर भी डेडी उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, चलना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि भारी बर्फ गिरने लगती है। वे जमे हुए सैनिकों की लाशों के पास से गुजरते हुए खंडहरों में रात बिताने का फैसला करते हैं। फिर वे खुद को गर्म करने के लिए आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। सिम्पलटन को छोड़कर हर कोई बातचीत करना शुरू कर देता है, लेकिन वह उन्हें दूर से देखता रहता है। इसके बाद किया सभी का मूड हल्का करने के लिए चुटकुले सुनाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है, जिससे सभी को झटका लगता है। वेरा बहुत रोती है और उसके लिए गम में डूब जाती है क्योंकि किया उसके लिए सब कुछ था। अगली सुबह कई नाजी सैनिक उस जगह पर पहुंचते हैं जहां रेड घोस्ट ने उनके सैनिकों को मार दिया था। अब वे जगह साफ करते हुए चर्चा करते हैं कि कैसे रेड घोस्ट ने केवल 2 महीनों में ही 61 जर्मनों का काम तमाम कर दिया है। यह सुनकर चीफ कमांडर कैप्टन ब्रॉन और उसका सबॉर्डिनेट क्लेन को इस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढने का आदेश देता है। दूसरी ओर सोवियत सैनिक अपनी यात्रा जारी रखते हैं और जल्द ही एक छोटे से कॉटेज में पहुंच जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि जर्मन हमले की वजह से लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया है। मोरियाचो पहले जांच करने जाता है और यह देखने के बाद कि सब कुछ ठीक है, वह अपने साथियों को बुलाता है। उसे वोदका और खाने की चीजों के साथ एक टेबल सेट मिलता है। वह इसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन कोस्टिया अचानक उसे रोक देता है। इससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है क्योंकि मोरियाचोक वोदका पीने पर अड़ा हुआ होता है। तभी डेडी उन्हें बताता है कि यह वोदका के साथ जहरीला खाना जर्मन वालों का बिछाया गया जाल है। अब ग्रुप के बाकी लोग भी जल्द ही आते हैं और अब पता चलता है कि वेरा हेविली प्रेग्नेंट है। डेडी और पॉलित्रुक घर का पता लगाते हैं और उन निवासियों की खोज करते हैं जो खलिहान में मारे गए हैं। फिर वे लाशों को पास में पाए जाने वाले कंबल से ढक देते हैं। अब अगले सीन में ब्रॉन की टीम बर्फ के बीच गाड़ी चलाते हुए दिखाई देती है। क्लेन उन्हें बताता है कि यह रेड घोस्ट का इलाका है, यहाँ उसने कई लोगों को मार डाला है। हालांकि ब्रॉन उसे बीच में ही टोक देता है और उससे नहाने के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करने के लिए कहता है। इस पर क्लेन जवाब देता है कि यहाँ ऐसा कुछ मिलना
तो मुश्किल है, लेकिन ब्रॉन बताता है कि उसे रेड गोस्ट की तुलना में नहाना ज्यादा पसंद है। यह सुनकर क्लेन बताता है कि पास में एक खंडहर गांव है जहां एक बेहतरीन बैथ हाउस है और वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इधर घर में वापस आकर डेडी फैसला करता है कि उन्हें भोजन और माचिस के लिए पास के गाँव में जाना होगा। अब वेरा की तबीयत ठीक नहीं होती है, इसीलिए वह मोरिया चोक को उसके साथ रहने का आदेश देता है। हालांकि जैसे ही वे लोग आगे चले जाते हैं, जर्मन भी उसी कॉटेज में पहुंच जाते हैं। जब वेरा उन्हें देखती है तो वह जल्दी से एक बड़े संदूक के अंदर छिप जाती है। क्लेन ब्रॉन को मेज पर जहरीला खाना दिखाता है और कहता है कि यह उसका ही बिछाया हुआ जाल है जिसने ऐसे ही कई रूसियों का सफाया कर डाला है। इस बीच मोरिया चोक वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है और वह उन्हें बताता है कि जर्मन खेत में आ गए हैं और वेरा खतरे में है। तभी पॉलिट्रुक उसके चेहरे पर मुक्का मारकर उसे वेरा को अकेला छोड़ने के लिए डांटता है। इस पर मोरिया चोक कहता है कि वह पेशाब करने के लिए बाहर गया था। उसने जर्मनों को देखा और भाग गया क्योंकि वह उनसे अकेले नहीं लड़ सकता था। ग्रुप अब वेरा को बचाने के लिए एक योजना बनाने के लिए मजबूर होते हैं। वे अपनी राइफलें लेकर तैयार हो जाते हैं और जर्मनों की हलचल पर दूर से नजर रखते हैं। अब घर में वापस आकर सैनिक ब्रॉन के लिए बैथ हाउस तैयार करते हैं। वे एक सुअर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रॉन जल्द ही आता है और उसके खाने के साथ खिलवाड़ करने के लिए जानवर को गोली मार देता है। इस बीच वेरा संदूक में छुपकर उन्हें चुपचाप देखती रहती है। अब सिंपलटन डेडी से बात करता है और पूछता है कि कोस्तिया की आंख में क्या खराबी है। इस पर डेडी खुलासा करता है कि बहुत समय पहले कोस्तिया ने उसके बगीचे से एक सेब चुराया था। डेडी उसे डराने के लिए हवाई फायर किया, जिससे वह डर कर फिसल गया और एक शाखा से उसकी आंख में लग गई। इसलिए डेडी को अपनी इस करतूत के लिए अभी भी पछतावा होता है। दूसरी ओर क्लेन ब्रॉन को चेतावनी देता है कि वह बाथ हाउस में न जाए क्योंकि रेड गोस्ट पास में है। इससे कैप्टन गुस्सा हो जाता है और वह उन्हें डांटना शुरू कर देता है। इस बीच गुंटर नाम का एक दूसरा सैनिक संदूक के अंदर वेरा की हरकतें सुनता है। फिर वह संदूक खोलता है और उसे अंदर देखकर चौंक जाता है। वह उसको बचाने की कोशिश करता है और चुपचाप निकल जाता है, लेकिन ब्रॉन को कुछ अजीब लगता है और वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। इसलिए गुंटर को यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि कोई संदूक में छिपा हुआ है। इसके बाद गुंटर ट्रांसलेटर का काम करता है और ब्रॉन वेरा से पूछताछ शुरू करता है। उसके बातों से पहले तो लगता है कि वेरा को वह बिना कोई चोट पहुंचाए छोड़ देगा। अब वेरा खुलासा करती है कि वह 8 महीने की प्रेग्नेंट है और यह घर उसका है। हालांकि क्लेन देखता है कि वह कमरे में लटकी किसी भी तस्वीर में नहीं है और उसे संदेह है कि वह झूठ बोल रही है। फिर वेरा अपनी कहानी बदल देती है और बताती है कि वह पड़ोस के गांव में भाग गई थी और यहाँ अब आई है। तभी दुर्भाग्य से क्लेन को कोने में वेरा की मिलिट्री यूनिफॉर्म और आईडी मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि वह एक सैनिक है। वह घबराने लगती है और उनसे उसे न मारने की विनती करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। क्लेन उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है, जिससे गुंटर बाहर भागकर उल्टी करने लगता है। कुछ समय बाद क्लेन खून से लथपथ और नंगे पैर वेरा को घर से बाहर निकालता है। सोवियत सैनिक जो दूर से घर पर नजर रख रहे होते हैं, वे बिल्कुल ही डर जाते हैं। इस पर डेडी बताता है कि अब तो वेरा को बचाया नहीं जा सकता और उन्हें चले जाना चाहिए। हालांकि सिंपलटन अचानक आगे बढ़ता है और सामने की खाई तक रेंगने लगता है। मोरिया चोक इस बात को नोटिस करता है और वह भी उसके पीछे चल देता है। फिर दोनों खाई में 3 जर्मन गार्डों को आसानी से ठिकाने लगा देते हैं। दूसरी ओर क्लेन वेरा को फांसी देने का फैसला करता है, लेकिन एक अधेड़ सैनिक आपत्ति जताते हुए कहता है कि एक प्रेग्नेंट महिला के लिए यह बहुत कठोर सजा है। अब इस सुविचार से क्लेन सहमत हो जाता है और फांसी के बजाय उसे गोली मारने का फैसला करता है। फिर वेरा उसे कोसना शुरू कर देती है और दावा करती है कि उसे उसके अपराधों के लिए ऊपर वाला दंड जरूर देगा। जब गुंटर उसके शब्दों का अनुवाद करता है तो क्लेन उसे मारने से झिझकता है, इसीलिए वह बंदूक गुंटर को दे देता है और कहता है कि उसके पास महिला को मारने के लिए 2 मिनट हैं। इसी दौरान कोई सैनिक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब यह पता चलता है कि रेड घोस्ट आ गया है और वह घर पर कई हथगोले भी फेंकता है। वेरा इस अवसर का लाभ उठाकर बाढ़ से होते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब सोवियत सैनिक भी जर्मनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और रेड घोस्ट की मदद से वे अधिकांश नाजियों को मारने में कामयाब हो रहे होते हैं। इस बीच ब्रॉन जो बाथरूम में था, छिपने की तलाश में नंगे पुंगे ही खलिहान में भागने लगता है। रेड घोस्ट भी जल्द ही बाथरूम में पहुंचता है, लेकिन क्लेन उस पर उबलता हुआ पानी डाल देता है, जिससे ब्रॉन बचकर भाग जाता है। फिर क्लेन भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़ खड़ा जाता है और उसके माथे पर एक लट्ठे से चोट लग जाती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। कुछ ही देर बाद वह जाग तो जाता है, लेकिन मरने का नाटक करता है। इधर रेड घोस्ट की हालत भी बिगड़ जाती है, क्योंकि वह भी अपने शरीर पर गंभीर जलन के कारण होश खो
हो बैठा है। सभी को खत्म करने के बाद सोवियत सैनिक राहत की सांस लेते हैं और बेहोश रेड घोस्ट को अंदर ले जाते हैं। वे मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और जर्मनों के खाने को सफा छट करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही वे चर्चा करते हैं कि आगे क्या करना है। तभी अचानक वेरा को लेबर पेन होने लगता है। सौभाग्य से डेडी को बच्चों को जन्म देने का थोड़ा बहुत अनुभव होता है, इसलिए वह और सिंपलटन इस काम में उसकी मदद करते हैं। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वेरा एक स्वस्थ लड़के को जन्म देती है और हर कोई इस पल का जश्न मनाता है। इधर हम ब्रॉन को एक महिला के वेश में जर्मनों के एक ग्रुप के सामने सड़क पर भागते हुए देखते हैं। अब ग्रुप लीडर वही अधिकारी होता है जिसने शुरू में उसे रेड घोस्ट का शिकार करने का काम सौंपा था। उसे ब्रॉन की शक्ल से नफरत होती है और वह उसे निराश निगाहों से देखता है। कुछ ही समय बाद रेड घोस्ट जाग जाता है और अपनी राइफल तैयार करना शुरू कर देता है। वह एक शब्द भी नहीं कहता और बस घर से निकल जाता है। अब सोवियत सैनिक उसके इस व्यवहार से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जर्मन पास में ही है, इसलिए वे युद्ध की तैयारी शुरू करते हैं। इधर घर के बाहर क्लेन उठता है और भागने लगता है। अगले सीन में बड़ी संख्या में जर्मन सैनिक घर को घेर लेते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। वे हथगोले चलाते हैं जिससे घर का आधा हिस्सा नष्ट हो जाता है। सौभाग्य से कोई भी रूसी नहीं मारा जाता और वे भी जवाबी हमला करना शुरू कर देते हैं। वेरा स्टोव के पीछे छिप जाती है जबकि बाकी लोग भी छुपकर गोली चलाते हैं। डेड भावनाओं में बहकर कोस्तिया से उसकी आंख के लिए माफी मांगता है और उसे कवर फायर देता है। जैसे ही जर्मन पास आते हैं, रेड घोस्ट उनमें से कई को मार डालता है और चीफ कमांडर पर बम फेंकता है। अब घायल डेड कई दुश्मनों को भी खत्म कर देता है और खुद को गोली मार लेता है। लड़ाई के दौरान पॉलिट्रुक गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसका जबड़ा उखड़ जाता है। हालांकि मोरिया चोक उसके जबड़े को वापस उसकी जगह करने के लिए उस पर मुक्का मारता है और उसे कुछ वोदका देता है। थोड़ा ठीक होने के बाद पॉलिट्रुक एक मशीन गन पकड़ता है और नशे में धुत होकर उत्पात मचाता है, लेकिन आखिरकार वह भी ब्राउन के आगे घुटने टेक देता है। कुछ ही देर बाद मोरिया चौक एक ग्रेनेड की चपेट में आ जाता है। ब्राउन कोस्तिया को भी गोली मार देता है कि सभी को मारने के बाद रेड घोस्ट और ब्राउन आखिरकार आमने सामने आ जाते हैं। वे एक भयानक लड़ाई शुरू कर देते हैं, पहले बंदूकों से, फिर संगीनों से और फिर अपने हाथों से मार काट करते हैं। आखिर में रेड घोस्ट ब्राउन पर भारी होता है और तभी वह ब्राउन पर अपने ब्लेड से घातक वार करता है, लेकिन जैसे ही हमारा हीरो हीरा लाल जीतने वाला होता है तभी क्लेन आ पहुंचता है और रेड घोस्ट को पीछे से गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कहीं दूर से एक रहस्यमयी स्नाइपर जर्मन सैनिक का काम तमाम कर देता है। अब पता चलता है कि यह तो वेरा और सिंपलटन है जो बच्चे के साथ जिंदा रहने में कामयाब रहे। अगले सीन में हम फिल्म की शुरुआत वाले उसी एक्टर कपल को देखते हैं। एक दूसरा जर्मन ग्रुप उस आदमी को पकड़ लेता है और भीड़ के सामने उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। उसकी वाइफ भी वहाँ होती है और वह असहाय होकर किनारे से देखती है। तभी जर्मन अधिकारी घोषणा करता है कि जिसने भी रेड घोस्ट को देखा है वह आगे आए, नहीं तो वह उस आदमी को मार देगा। जब कोई जवाब नहीं देता है तो वह एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है। यह देखकर आखिरकार एक्टर कहता है कि कैसे रेड घोस्ट ने उसे बचाया था और कुछ दिन पहले जर्मनों को मार डाला। इस बार वह डरता नहीं है और खुलेआम जर्मनों को कोसना शुरू कर देता है। यह सुनकर नाजी अधिकारी गुस्सा हो जाता है और अपने सैनिकों को उसे फांसी देने का आदेश देता है। हालांकि एक स्नाइपर कमांडर और कई दूसरे जर्मन सैनिकों को गोली मार देता है। इसके बाद स्नाइपर मर चुके जर्मनों की जांच करता है, उनके बैज उखाड़ता है और उनका खाना या हथियार चुरा लेता है। एक्टर उसे देखता है और पता चलता है कि वह एक अलग आदमी है, लेकिन वह चुप रहता है। अब जैसे ही फिल्म समाप्त होती है हमें पता चलता है कि यह आदमी वास्तव में कोस्तिया है जो बच गया है और अब वह रेड घोस्ट बन गया है।